नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि हमने बात की थी कि डीआई को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको देखो कैसे टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो अभी तो मैं इसी साल का जो पेपर हुआ है सितंबर में सेकंड शिफ्ट में डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 में लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए एज ए सैम्पल। जैसे कि शॉर्ट वीडियो हम बना लेंगे और बता देंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक, बाकी क्वेश्चन इसमें इजी थे, ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाइज डिफ़िकल्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो यहाँ पर हम दो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी क्वेश्चन में दो बातें होती हैं। पहली बात कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात होती है कैलकुलेशन कैसे ईजी बनानी है, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन में ही कई लॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक, तो आइए फिर स्टार्टिंग करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा और किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द सेल ऑफ वादीलाल इंक्रीजेज बाय, अब देखो वाई, इस पर फोकस करना है, 38% फ्रॉम 2020 से 2023 एंड अ परसेंट सेल ऑफ अदर कंपनीज अकॉर्डिंगली स्टैंड्स रिड्यूस्ड, देन व्हाट वुड बी द मार्केट शेयर ऑफ वादीलाल इन 2023। ठीक, तो उनका कहने का मतलब ये है कि 2020 से 2023 में जो वादीलाल का मार्केट शेयर है वो 38% से बढ़ गया है। सिंपल शब्दों में आपको अगर समझा दूं थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2020 में वादीलाल के पास थे 100 रुपये का रेवेन्यू, तो 2023 आते आते 38% बढ़ गया है। मतलब 100 का 38% कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 138। तो आसान शब्दों में बस इतनी सी बात कही गई है कि पहले अगर 100 था तो 2023 में आके वादीलाल का जो मार्केट शेयर है 38% से बढ़ गया है। तो हमने क्या किया, इसका 38% निकाल दिया 2020 वाले शेयर का और उसको फिर ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि बाय का मतलब ही ये होता है कि इतने से बढ़ गया और टू का मतलब होता है इतने तक बढ़ गया। अगर लिखा होता कि शेयर इज़ इंक्रीज्ड टू 38%, तो हम फिर सीधे 38% मान लेते टोटल का। ठीक, फिर हम उसको 100 का 38% निकाल के 100 में ऐड करके नहीं निकालते, फिर डायरेक्टली हम मान लेते कि टोटल शेयर जो है, टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सारी आइसक्रीम से बेच के, उसका 38% वादीलाल है। ठीक है, बट हमने समझ लिया कि बाय और टू का मतलब डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बाय लिखा है, टू लिखा है, वो उसको ऐसे मान लेते हैं कि 38% तक हो गया है मार्केट शेयर। ठीक, तो ये तो बेसिक हो गया बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप में से ज़्यादातर को उसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट तो समझ लिया। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मार्केट शेयर होगा वादीलाल का 2023 में। अब वो बात की हमसे पूछना चाह रहे हैं कि 2023 में मतलब वादीलाल का कितना शेयर होगा इसका मतलब। ठीक, तो हमारे पास डेटा में क्या क्या दे रखा है, 2023 का टोटल रेवेन्यू दे रखा है, 2020 का टोटल रेवेन्यू दे रखा है और 2020 के हमारे पास दे रखे हैं मार्केट शेयर्स। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो, जो हमने बस यही था क्वेश्चन, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे अब पहले हम निकालेंगे कि 2020 में वादीलाल का शेयर कितना था, फिर हम निकालेंगे 2023 में वादीलाल का मार्केट शेयर कितना हो गया है, और जितनी भी अमाउंट आएगी उसकी हम निकाल देंगे कितना परसेंटेज ऑफ किसका, जो 2023 में टोटल रेवेन्यू है। मतलब 2023 का टोटल रेवेन्यू हम नीचे लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। बस हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है ना, बस। तो ये मैंने आपको एक तरीके से बता दिया कि क्वेश्चन को करना कैसे है इस वाले को। बाकी अब कैलकुलेशन की बात आ जाती है जो कि डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी सी, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी अभी ये क्वेश्चन पहले पेपर पे अपना सॉल्व किया था। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैंने एग्जामिनेशन हॉल में वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन ऐसे ही लगाई थी। और ये मान ली बिल्कुल रेप्लिका है मेरी उस वाली एग्ज़ाम हॉल की शीट का, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कैसे मैंने अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को। ठीक, तो पहले मैंने निकाला शेयर ऑफ वादीलाल इन 2020। तो वादीलाल का शेयर 2020 में दे रखा है 13%। किसका? 2020 में 8,500 का। मतलब मैंने निकाल लिया 13% ऑफ 8,500। 13% ऑफ 8,500 आता है 1,105। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप समझना बिल्कुल। तो 2020 में वादीलाल का प्राइस में, अमाउंट में कितना शेयर निकल के आया मेरे पास? 1,105। ठीक है, अब मेरे को निकालना है 2023 में फिर वादीलाल का कितना शेयर हो गया होगा, है ना। अब मेरे पास डेटा कितना दे रखा था, अब समझ गए बात को। जो मैंने 100 रुपये एज्यूम किया है यहाँ पे, वो हमारे पास निकल के आया 1,105। अब हमें निकालना है 2023 का। तो यहाँ पे जब 100 एज्यूम किया था मैंने, तो 100 का 38% निकाल के 38% को ऐड कर दिया 100 में,
तो लाइकवाइज मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसका 38% निकाल के ऐड कर दूँ। तो अब मेरे को निकालना है 38% ऑफ दी 1105, क्योंकि उतने से ही बड़ा है मार्केट शेयर 2023 में, और जितना भी निकल के आएगा उसको मैं ऐड कर दूंगा 1105 में, तो मेरे पास एक्चुअल शेयर आ जाएगा 2023 में जितना भी होगा, जो कि इस वाले मैंने एग्जांपल से आपको बताया 138, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक्चुअल में कितना है। तो 2023 में हम देख लेंगे, अब पहले हम निकालेंगे 38% ऑफ 1105, है ना। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर रखी 38% ऑफ 1105। तो ये निकल के अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैच है। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि 38% को ही हम स्लाइड ले लेते हैं, नहीं उसमें आपको बताता हूँ, ठीक। कई सारे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी कैलकुलेशन में लग जाएंगे, ये नहीं करना है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें सबसे पहले करना है अपना एक राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में मैं देखूंगा कि यार मेरे को सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इसको उड़ाना है। अगर मैं इसको 0 कर दूं 100 को काट के, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो क्यों ना मैं 5 को एज 0 समझ लूँ, ठीक है। मैंने 5 को 0 मान लिया, इसका मतलब मैंने मान लिया 1000, इसको 100, और 5 को मैंने अलग रख लिया। मान लो 5 को मैंने यहाँ पर रख दिया उठा के। अब कितना आसान हो गया, मैंने 100 से ये 100 को काट दिया फटाक से। अब 11 से 38 के मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करते मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 418। तो मैंने यहाँ पे यही किया था, और मैंने एग्जामिनेशन हॉल में भी यही किया था। मैंने 1105 को 1100 मान के 5 को मैंने 0 से प्लेस कर दिया था, और 100 से 2 0 काट के 38 की 11 से मल्टीप्लाई करके 418 लिया है मैं अपना। अब क्योंकि देखो फिर मैं देखा ऑप्शंस तो बहुत ही नियर बाय हैं, ऑप्शंस तो इतने नियर बाय हैं कि अगर मैं 3 4 5 डिजिट का भी हेर फेर करूँगा तो मेरा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी जो ओवर स्मार्टनेस है वो नेगेटिवली आउटपुट ले आएगी मेरे लिए। तो इसलिए मैं सोचा नहीं यार, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से 5-6 डिजिट का भी हेर फेर नहीं कर सकता। तो देखो फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके 418 ले आया अपना, ठीक। अब मेरे पास 5 जो रिमाइंडर रह रहा था, जो मैंने 5 यहाँ पे हटा दिया था, इसका मतलब क्या है, मैंने 38% जो निकाला है वो 1100 का निकाला है, 1105 का ही निकाला। अब खुद सोचिए 1100 का 38% अगर 418 है तो 1105 का 38% थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे। तो मैंने क्या करा, 5 जो बच रहा था मैं देखा कि 5 का 38% कितना होगा। अब 5 है, 5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 कितना हो गया उसका, 50% हो गया। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने जो 38% उसको मान लिया 2। तो मैंने ये यहाँ पे एज्यूम कर लिया। देखो बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करने पे चलेंगी, और ये तरीके सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप जब इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करेंगे और थोड़ा 1-2 वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे, तब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अगर इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना सीख जाएँ, 1105 को 1100 लिख लिया, 1198 को 1200 लिख लिया, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती हैं। और बाद में जो रिमाइंडर है उसका एस्टिमेट लेकर थोड़ा सा ऐड कर दो या माइनस कर दो, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 कम कर दिया था तो मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 5 का 38% अप्रॉक्सीमेट मान लिया 2, और क्योंकि ये तो बहुत इजी है, 5 का 50% कितना हो जाएगा 2.5। तो अगर 2.5 को भी कम करना है थोड़ा सा, मतलब 48% निकालना है मेरे को, 40% निकालना है 5 का, तो वो 2 हो जाएगा राउंड। तो जब 418 था मेरे पास, तो मैं 418 को कैसे मान लिया, इसको मान लिया मैंने 420। इससे मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो गई। ये जो 2 यहाँ पे था इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा कंप्लीटली 420 बन के, ठीक। आपको समझना पड़ेगा 420 क्या है। 420 निकल के आया है 38% ऑफ 1105। मतलब 2020 में मेरे पास मार्केट शेयर था वादीलाल का, उसका मैं 38% निकाल लिया, तो मेरे पास 1105, मतलब 1105 निकल के आया। 1105 का 38% निकाला तो वो आया 420। अब मैंने सिर्फ इतना करा है कि 2023 में कितना मार्केट शेयर है उसको निकाला है। तो ये मेरा हो गया 1105, और ये 418, और ये +2 जो कि यहाँ पे मैंने ऐड करके ऑलरेडी बता दिया है। तो 1525 रुपये मेरे पास 2023 का मार्केट शेयर आ गया है, ठीक। अब यहाँ से आपको समझाता हूँ, देखो ये जो चीज़ थी, जो मैंने कहा था ना 2020 में 100 था अगर प्राइस, तो 38% से अगर बढ़ गया है, इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 38% इन 2023, तो उसका मतलब हो गया 38% ऑफ 100, दैट मीन्स 38, दोनों को प्लस करा 138 आ गया, ठीक है ना। तो यही सेम चीज़ तो हमने यहाँ पर करी है। पहले हमने 2020 का निकाल लिया जो कि 1105 था, फिर 1105 का 38% निकाल लिया जो कि 420 था। अब 420 को 1105 में ऐड कर दिया जो कि आ गया हमारे 1525। तो टोटली हमारे पास 1525 आ गया 2023 का वादीलाल का जो भी प्राइस है, अमाउंट है रेवेन्यू में, है ना। अब उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि मार्केट शेयर क्या होगा परसेंटेज में वादीलाल का 2023 में। तो अब देख लो 2023 में टोटल रेवेन्यू कितना है, वो है 9500। अब हमें पता होता है जब हम परसेंटेज निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100, अपॉन में लेते हैं बेस,
और ऊपर लेते हैं जो भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे वादीलाल का मार्केट शेयर, जो कि मैंने आपको सेम बात यहाँ भी बताई थी, ठीक, ये वाली बात 138 जो 2023 का प्राइस आया है अपॉन में 2023 का टोटल रेवेन्यू इंटू 100, और जो ये आएगा कैलकुलेशन के बाद वही हमारा होगा आंसर, ठीक। तो ऐसे करके हमें कैलकुलेशन करनी है। अभी देखो कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है आगे भी, ठीक। तो हम देख लेते हैं अब आगे। अब 2023 में हमारा निकाल लिया 1525 निकाल के लिए आया मैं कि मेरा टोटल शेयर है वादीलाल का, और 2023 का टोटल रेवेन्यू 9500, वो मैंने नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। अब देखो ये तो बेसिक बातें हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, बट यहाँ भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। अब ये मेरे पास फार्मूला बन के आ गया, ठीक। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी तो ईजी है, देखो 9500 2 जीरो से 2 जीरो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे पास आ गया यहाँ पे, फिर मैंने क्या करा 5 से डिवाइड कर लिया इसको, बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, ठीक है। तो मैंने 5 से डिवाइड किया 95 को, तो नीचे 19 आ गया, ऊपर जब मैंने 1525 को 5 से डिवाइड किया तो 305 आ गया। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन के आ गई 305/19। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, 305/19 अगर रहेगा हमारे पास, तो जब इसको डिवाइड करेंगे फर्दर, ठीक, तो इतना तो आप डिवाइड कर सकते हो 19 से 305 को, तो आप 16 तक तो पहुँच जाओगे, 16, ठीक है, तो क्योंकि 19 16 जब होता है हमारे पास 304, सही है ना। अगर मैं 19 की 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 304 आ जाएगा। अब आप देख लो 16, अब मैं लगाऊंगा पॉइंट, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर रह गया 1। अब जब 1 रिमाइंडर रह गया मेरे पास, अब आपको मैथमेटिक्स में बेसिक रूल रहता है, जब भी हमको रिमाइंडर छोटा होता है, हमारे डिविडेंड से हम डिवाइड करना है, रिमाइंडर ज़्यादा छोटा हो गया है तो मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो पॉइंट लगा के मैंने 1 0 बढ़ा लिया। अब मैं देखूंगा यार इससे भी काम नहीं बनना, तो मुझे 1 0 और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब मैं 1 0 और लगा सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो जब अब मैं 19 से 100 डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब आंसर निकल आया ऑलरेडी। अब मैं देख लिया मेरे पास 16.0 तक मैं पहुँच चुका हूँ सिंप्लीफाई करते करते, और इतने में मेरे को पता लग जाएगा 16.0 तो भाई ये वाला ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमको कि अगर हम सिंप्लीफाई करें पहले चीज़ों को और थोड़ा सा हम अपने आप से एज्यूम कर लें +-2 +-5 अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तो हम एग्जैक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत कम टाइम में। अराउंड 5 से 10 मिनट लगते हैं हमको, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एग्जांपल दे के तो हुआ है। अदरवाइज 4 से 5 मिनट में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज DI हमारा बहुत सारा टाइम ले जाता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि आपको ना थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा, जिससे कि आप ये वाली चीज़ समझ पाएँ कि मैंने क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट कैसे किया। तो हमने पहले क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर ली, जो कि हमने इजी कर ली, देन हमने कैलकुलेशन में क्या काम किया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला स्टेप देखना, ये वाला कि भाई आपने कैसे 38% निकाला 1105 का, कैसे हमने 5 को 0 एज्यूम किया। उसके बाद हमने जो 5 बचा था रिमाइंडर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत पॉइंटर्स में था तो हम 5 को इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये अगर ऐसा होता ना 17, 18, 16, 20, तब तो फिर 5 को इग्नोर भी कर दो, तब भी 16 पॉइंट कुछ आंसर आता, एकदम आंसर पहुंच जाते। लेकिन पॉइंट यही है कि 16.94, 16.05 ये बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गई। डेट्स वाई हमने 5 का भी 38% निकाल दिया, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें आपको एज्यूम करना है। 5 का आधा कितना होता है भाई, 2.5 होता है, आधा मतलब 50%, और 50% से थोड़ा सा और कम करूँगा तो पहुंच जाऊँगा मैं 38% पे, डेट मीन्स 2 ले लेता हूँ। तो मैंने वही 2 ऐड कर लिया, और 2 ऐड करने से मेरे को दूसरा फायदा ये मिला कि 1525 जब मेरे पास आया निकल के फाइनल अमाउंट, तो वो कैलकुलेशन में तो ईजी हो गया ना मेरे लिए। वो तो मैं वैसे भी ऐड करता, अगर मेरे पास 1523 लिखा होता यहाँ पे अपॉन में 9500 होता, तब भी मैं 25 कर लेता है 20 कर लेता, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो कैलकुलेशन ईजी करने का ये एक तरीका होता है। तो पहले क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है सही से, ये क्वेश्चन क्या रहा है, दूसरी बात कैलकुलेशन ईजी करनी है। ईजी करते हो ये देखना है कि ऑप्शंस में कैसे कैसे दे रखा है, ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है। तो कैलकुलेशन ईजी करने के बाद इस तरीके की एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एज्यूम करके चल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर ऑप्शंस इतने नियर बाय हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा DI का, शिफ्ट 2 से पेपर पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे 4 सितंबर वाले पेपर से। बाकी मैं एक वीडियो ले आऊँगा यहाँ पे सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल्स लिए मैंने दिए, इसलिए आपको थोड़ा हॉलिस्टिकली बताया। बाकी क्वेश्चन हम इंटरप्रिटेशन देख लेंगे और जो कैलकुलेशन है उसको एक बार और समझ लेंगे, तो उससे और ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। बस इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक। यही तरीका है DI सॉल्व करने का। मेरे 5 में से 5 सवाल सही हुए DI के, कोई दिक्कत नहीं आई, मेरी कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं थी DI को लेकर। बट अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, जो कि काफ़ी बेसिक आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिवीजन कर रहे हैं तो आप हिसाब किताब कैसे लगा रहे हैं, अगर इतना भी आपको जानकारी है तो आप उसमें एज्यूम करके आंसर निकाल दोगे, ठीक। तो हम इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में कोई कंसर्न आपको लगे, कोई कन्फ्यूजन कहीं पे लगे, तो आप मेरे को पॉइंट आउट कर देना, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी और भी वीडियोस के साथ हम आएंगे इस तरीके से, जो कि हमारी टू द पॉइंट रहेगी और हम टू द पॉइंट हिट कर पाएंगे जो चीज़ डिमांडिंग है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।